खबरें पढ़ रहा था क्या बहुत अच्छा साफ किया हम लोग। मुझे लगता है कि लखनऊ के मीडिया वाले लड़ते हैं, मगर ये तो हमारे वाले यहाँ भी कर रहे हैं। आपस में मत शुरू करें। जगह दे दो भाई, शुरू करें हैं। आ गया आईडी कौन हमारा उधर सरकार नहीं सरकार है आपकी आईडी। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा शांति बना के रखें ताकि भाई अपनी बात रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज की प्रेस वार्ता में पहुंचे। जैसा कि मैं यहाँ सदर 322 पे प्रत्याशी और आपके माध्यम से गोरखपुर के लोग अपने प्रत्याशी के विषय में जानना चाहते हैं, फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे अपनी बातों को उन तक पहुँचा दें। लेकिन मैंने कल कहा था कि कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, तो वो 5-6 पॉइंट है, पहले मैं उन पर अपनी बात रखूँगा, फिर जो आपके सवाल होंगे उनमें भी अपनी बात रखूँगा। तो धन्यवाद के साथ सबसे पहला विषय है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी प्रियंका भारती। मैं पिछली बार जिनके घर आया था, उसमें 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जाता है कि जिन पे मुकदमा हुआ था, जो विभागाध्यक्ष थी दिव्या रानी जी, वो मुख्यमंत्री जी के करीबी, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और अभी तो खबर है कि एफआईआर लगी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो SC/ST एक्ट का कंपनसेशन का पैसा, एक पैसा उनको नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकारी का कहना यह है कि अगर इनको पैसे मिलेंगे तो कोर्ट जाएंगे लड़ने के लिए, और अधिकारी चाहते हैं कि वो कोर्ट ना जाए। उससे भी अच्छी बात यह है, हमने सुना है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं। 4 बार वो परिवार गया, जब वो परिवार गया तो मुख्यमंत्री जी दरबार ही छोड़ के चले गए। इतना न्याय जो है उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में घर घर बढ़ रहा है। तो हमारी ये मांग है कि उस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं हुआ। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी दलितों का दर्द सुनेंगे, उस बेबस परिवार का दर्द सुनेंगे, भागने के बजाय फिर CBI जांच के आदेश देंगे। कई मामलों में हुआ तो न्याय जो है वो आसान हुआ। दूसरी बात है, व्यक्तिगत कारणों से 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 123 लोगों पर रासुका लगी, उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसका दोष ये था कि वो अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 123 में से कोर्ट ने 102 मामले खारिज कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के थ्रू लगाए गए थे। 15 लोग सिर्फ अकेले गोरखपुर में, और वो 15 लोगों में से मैक्सिमम लोग हुए हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। तो सत्ता का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्री यहाँ बैठे कर रहे हैं, गोरखपुर का जो सच है वो जानना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश देश को कि यहाँ हिटलरशाही तानाशाही है। अगर मीडिया कोई साथी बोलता है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए ठंड लेनी पड़ती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय है। एक बहुत बड़ा मामला गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज का, एक डॉक्टर है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर कफील खान, और अपनी खामियां छिपाने के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में रखा गया, और महाराष्ट्र से पकड़ के NSA उन पर लगाए गए। फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये इनके ऊपर जो किया जा रहा है ये गलत, ये दोषी नहीं है। उन्होंने कोर्ट ने जो है उनको सारे आरोप खारिज कर दिए। उनकी 70 साल की एक माँ है, पुलिस समय समय पे उनको परेशान करती रहती है। और गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज का जो वो बच्चों का जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेलियर था। उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बलि का बकरा मुसलमान होने के नाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बात करते हैं SC/BC, मुसलमान होना भी अपराध, तो इसलिए कफील भाई को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये
एक डॉक्टर के साथ होना ये इस बात का पैमाना है कि वो किसी भी कीमत पे अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठेगी उसको दबा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन गृह जनपद गोरखपुर में अगर कोई पर्यटन के लिए घूमने आए, जहाँ 2-3 हजार करोड़ रुपए लगा के जो पर्यटन के काम की बात चल रही है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो होटल में घुस के कमरे में पीट के लोगों को मार देती है। और एक बड़ा उदाहरण मनीष गुप्ता जी का आपके सामने ये है गोरखपुर की कानून व्यवस्था। एक और मामला आपकी जानकारी में, 18 दिन बाद 2 बच्चों का शव मिला, उनके परिवार के लोग कल जाम लगाए हुए थे। घटना खोलने के नाम पे पता नहीं किसे जेल भेज दिया है। परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आने वाले थे तो प्रयास करके उनको मैनेज कर रहे हैं। वो परिवार के अभी उनसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अपराधियों को नहीं, कतली करनी फर्क होने के कारण अपराधियों को तो संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान जा रही है। एक संजू देवी और महिला थी, अब ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है, वहीं उनकी गोली मार के हत्या की गई परसों रात। तो ये गोरखपुर। एक यहाँ प्रोफेसर हैं कमलेश गुप्ता जी, जो हिंदी विभाग दीनदयाल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें विभागाध्यक्ष के जिम्मेदार थे। उनको वो बनते विभागाध्यक्ष, उनको रोकने के लिए वहां के कुलपति ने साजिश करके उनको निलंबित कर दिया। वो आंदोलन कर रहे हैं। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलपति जी नहीं चाहते कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यहाँ विभागाध्यक्ष बन जाए। उन्होंने तो एक घोषणा भी कर दी थी कि मैं शरीर त्याग दूंगा बसंत पंचमी वाले दिन। मैंने उनसे बात की, सर आप अध्यापक हैं, आप समाज का उदाहरण, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि हम युवाओं के हौसले टूट जाए। उन्होंने अपना प्रण वापस लिया, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये गोरखपुर का विश्वास है। इस विश्वास के बाद मुख्यमंत्री करते हैं कि यहाँ जनता बड़ा विश्वास है। 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, और गजब की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सब जाति के बड़े पैमाने पर लोग वहां स्थापित करा दिए। एक लिस्ट है पूरी, और मीडिया के साथियों से पता लगा कि जो लिस्ट 2 दिन पहले रिलीज हो गई थी कि भाई ये लिस्ट हो सकती है संभावित, वही लिस्ट वहां जाति पैमाने पे थी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं दलितों के हितैषी हैं, उनके घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का इतना इंपॉर्टेंट मामला 3 साल से उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ है। अब तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सरकार चाहे तो आंकड़े जुटा दे सकती है, वो देना नहीं चाहते। इससे क्या होगा, एक तो प्रमोशन जरूर होगा, तो दलितों को सशक्तिकरण मिलेगा, दूसरा बैकलॉग आएगा तो नई नियुक्तियां होगी। तो ये भी मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे। 29 शिक्षक भर्ती का मामला आप जानते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मुख्यमंत्री इसके बाद चाहे मेरे ऊपर मुकदमा करा दें। 29 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, 800 वैकेंसी रिलीज की। कोर्ट ने भी कह दिया को मिलना चाहिए, लेकिन घोटाला करने वाले की जगह जेल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उन पे 420 का मुकदमा दर्ज होता, लेकिन करे कौन? पुलिस प्रशासन तो नतमस्तक है। तो जिस मुख्यमंत्री को, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल रहते, जिस मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था, वो लोगों कह रहे हैं कि सरकार गर्मी ठंडी कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये असंवैधानिक भाषा ना किसी संत की हो सकती, ना ही मुख्यमंत्री की। तो मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्दी सरकार बदलेगी तो हम मुख्यमंत्री जी पे 29 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का हक छीना 20,000 पदों का, घोटाले में जांच करवा के मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें। और अब मैं चंद्रशेखर आजाद, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मुख्यमंत्री जी से नजदीक, वो उत्तराखंड के, मैं उत्तर प्रदेश में। हम पिछले 5 साल यहाँ लड़ते रहे, और अब भी हम गोरखपुर लड़ने के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या कहते रहे, फिर मथुरा, और उसके बाद रिवर्स गियर लगाया। मैंने पहली बार देखा कि रिवर्स भी 4th गियर होता है, सीधे अयोध्या। और अयोध्या में भी बड़ा खेल किया परिसीमन में। जो माइनॉरिटी का वोट जो मन बनाया बैठा था कि मुख्यमंत्री को सबक सिखाना, जिन्होंने अन्याय कहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विधानसभा में। इस परिसीमन पे भी दोबारा बड़ा काम होगा। जैसे गोरखपुर की जनता ने TN सिंह जी को सबक सिखाया 1971 में, जैसे गोरखपुर की जनता ने उपचुनाव में इनको सबक सिखाया, ऐसे ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री जी को सबक सिखा के बताएगी कि ना तो गोरखपुर की जनता गुलाम है, वो लड़ने वाले को पसंद करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री जी यहाँ के तानाशाह हैं, हिटलर है, ना ही मालिक। जनता जवाब देगी चुनाव में। चुनाव तैयार है, मैं लगातार यहाँ रहूंगा। और कल भी मैं कई मामलों में मिला था, यहाँ महिलाएं दर दर भटक रही है न्याय के लिए, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ नौजवानों का भाई उनके हक की लड़ाई के लिए, माओ बहनों का बेटा उनकी लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। मैं कल गया था प्रियंका के घर, और ये मैं मीडिया के साथियों को दिखाना चाहता हूँ, ये विकास है गोरखपुर का, ये शहर है। आप अगर करीब से देखेंगे ना, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखो,
ये गोरखपुर का विकास है। दूध की नदियां बह रही हैं। ये प्रियंका जी की गली का है। कौन सी जगह? शिवपुर का। नगर नहीं है, शिवपुर शहबाज का। देखिए ये गोरखपुर में दूध की गंगा नदियां बह रही हैं। और जगह ढूंढते तो आज देश आजाद नहीं होता था। तो हम लड़ेंगे नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए और एकता के लिए। हम बांटने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो सेफ सीट तो यही बनेगी। उनको अगर गोरखपुर की जनता से प्यार होता तो वो गोरखपुर की जनता कोरोना में मरता हुआ छोड़ के बिहार के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में नहीं घूमते। हमें गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए हम गोरखपुर आए और हम गोरखपुर की जनता का दिल जीतेंगे, हमें भरोसा। उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ योगी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरीके का है कि शुरुआती दौर में जैसे माननीय काशीराम जी लड़ा करते थे उसी तरीके का स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं कि इतिहास गवाह कि हाँ तो प्रधानमंत्री भी हारे। हाँ मैं मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं, उनके दिखाए रास्ते पर चलता हूं और सही भी है। लेकिन मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री जी को उसमें सदन में जाने से रोकने का और जीतने का है। मैं अगर स्टंटबाजी की बात होती तो मैं बहुत दिन पहले कह चुका था कि जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे। तो फिर ये बताइए मथुरा अयोध्या क्यों छोड़ा? ये फोर्थ गियर लगा के वापस क्यों आए गोरखपुर? और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि गोरखपुर डूब जाता है 4 महीने के लिए जब बारिश आती है। और यही गोरखपुर है जिसमें विकास के दावे की जाती है। यहाँ बच्चियां नाव चलाती है, आप मीडिया के लोगों ने दिखाया कि नाव चला के जाती है स्कूल। ये है गोरखपुर का विकास। मैंने पहली बार देखा कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाता है तो हायर सेंटर एम्स में रेफर होता है, लेकिन यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो एम्स से जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है उसको भेजा जाता है। ये है गोरखपुर का विकास। गोरखपुर का विकास ये है कि अपने चहीतों को मुख्यमंत्री जी ने सौंप दिया काम और उसका हरजाना जनता को करती है। आपको यहाँ की जनता वोट और आपका संगठन क्या है? तो आप गोरखपुर में क्या मतलब आपने कहा गोरखपुर में बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। उपचुनाव आपको याद होगा, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ बहुजन समाज का वोट ज्यादा है। और अभी तो लोगों ने तैयार मन बनाया है। अभी तो मन बनाया है, परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। संगठन हमारा बूथ पे मजबूत हो रहा है। आज हमारी मीटिंग है, अगले 5 दिन में हम दिखाएंगे कि हमसे बड़ा संगठन यहाँ बीजेपी भी नहीं होगा। मजबूती से जी। मैं वोट देखिए, ये लोकतंत्र है। हम बहुजन समाज का आंदोलन चलाते हैं उन लोगों का जो हाशिए पे लोग हैं, और हम तो वोट देके बनाते हैं। जिनका कम वोट है उनको भी हमने बनाया है। अब जनता ये तय करके वोट दे गोरखपुर की, वो योग्यता देख के वोट दे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आप चला पाए, मैं मुख्यमंत्री से कैंडिडेट होने के कारण डिबेट करना चाहता हूं। वो आए डिबेट में बैठे, चैनल वो तय करें, जगह वो तय करें और वो बताएं कि उन पे क्या मैनिफेस्टो है उत्तर प्रदेश के लिए, या फिर घोषणा है लोकार्पण के नाम पे जो है जिन चीजों का लोकार्पण हो गया वो उन पे वो हवा हवाई है। तो वो बैठे डिबेट में और बताएं किस चीज में वो हमसे ज्यादा उनके पास विजन है, युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, या तमाम तरह से कानून व्यवस्था पे काम करने के लिए। तो झूठे दावे नहीं चलेंगे। जो गोरखपुर अपना नेता स्वयं चुनेगा। सरकार ने लगातार आरोप लगाया है पश्चिम यूपी में कि आप दंगाई नेता माने जाते हैं, इमरान मसूद के आदमी माने जाते हैं। क्या इमरान मसूद के कहने पे आप गोरखपुर आए हैं? और साथ ही ये इतना हल्का सवाल मीडिया के लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मेरी जगह जेपी नड्डा जी यहाँ बैठे होते तो शायद आप ये सवाल नहीं करते। पहली बात मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, ये लोकतंत्र है। हमने तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इस आंदोलन में आगे बढ़ते देखा। जनता तय करती है कि नेता कौन होगा। क्या आप मुझे एक विश्वास के साथ बता सकते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या 2017 के मुख्यमंत्री के फेस के चेहरा थे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ? नहीं ना। उनको बनाया जनता ने, वेंडेड दिया था बीजेपी को इसलिए कि उनके जीवन में बदलाव होगा, और लड़े थे पिछड़े समाज के नाम पे। और हुआ क्या? ये उनकी कथनी करने का फर्क है। जनता सब जवाब देगी। और फिर एक और बात बता दें, निषाद समाज के लोगों को कहा था तो आपको आरक्षण देंगे। अभी रैली में जब गए निषाद समाज कह के आए कि वोट नहीं देंगे। यहाँ का निषाद समाज तैयार बैठा है अपने भाई को समर्थन देने के लिए। जब चुनाव परिणाम आएंगे आपको देखने को मिलेगा। सुनिएगा मुझे, चंद्रशेखर यहाँ चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, हार जाते हैं, भाग जाएंगे तो बराबर रहेंगे। मैंने भागना सीखा ही नहीं। गोरखपुर में रहना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भागना सीखा। गोरखपुर की जनता आशीर्वाद देगी
और नहीं भी देगी। गोरखपुर की जनता से प्यार है इसलिए गोरखपुर में, और रहेंगे गोरखपुर में, क्योंकि ये गोरखनाथ जी की धरती है ना, ये संतों महापुरुषों की धरती, रहेंगे यहाँ, इसको छोड़ेंगे नहीं। सर एक सवाल ये था कि पब्लिक रिएक्शन के लिए वहाँ लोगों ने कहा कि हमारा वोट तो बट गया, हम बसपा के साथ भी हैं और चूंकि अब युवा है तो इनके साथ भी हैं। तो यानी कि हमें समर्थन है ना, इस समर्थन में जिन लोगों को कैसे जीतेंगे आप? हाँ, उन्हीं लोगों को तैयार करने के लिए हमारा कैडर यहाँ लगेगा। अगर गठबंधन से देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ये कहे हैं, और आप जान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी कहे हैं, कोई किसी को राज न दियो, कोई किसी को ताज न दियो, जो लियो निज बल लियो। हम बल तैयार करेंगे, बल संगठन में है, और उस बल के जरिए हम यहाँ लोगों के दिलों पर राज करेंगे। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी ये भी कहें कि राज्य शस्त्र के अधीन होता है, ये लोकतंत्र है, तो यहाँ शस्त्र हमारा कैडर है। वो जब जनता के बीच में जाके हमारा मैनिफेस्टो रखेगा तो जनता का समर्थन हमें मिलेगा, हमें भरोसा है। चंद्रशेखर जी, आज आप कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे, ये तो जो बातें आप बताए वो तो सब सामान्य बातें हम सबको पता है जी। कुछ अलग जो आप भ्रष्टाचार पर भी कहा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे लग रहा था मीडिया के लोग पूछेंगे नहीं। अरे नहीं, अभी बहुत कुछ पूछ रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं स्पष्ट करूं कि अब मैं लगातार आता रहूंगा, सारी चीजें आज नहीं दे रहा हूं। स्वागत है आपका हमारे साथ में। देखिए, मोहिदीपुर से जंगल कोडिया फोर लाइन निर्माण के नाम पर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर की दीवार तोड़ने का प्रचार किया गया, लेकिन सच यह है कि योगी पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद की सरकार में सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जमीन का मुआवजा ले लिया। गोरखनाथ मंदिर में बसे 25 से 50 रुपए वाले पुराने किराएदारों को विकास के नाम पर खाली करा दिया और फिर उनसे लाखों रुपए वसूलकर आज के सर्किल रेट पर दुकानें दी जा रही है। यानी कि एक तीर से कई निशाने, सरकारी जमीन भी कब्जा ली और जो वहां बेचारे छोटे छोटे व्यापारी थे उनको बेदखल भी कर दिया और अब उनको लाखों में जमीन वही बेच रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं ना, लगातार मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या खेल हुए हैं और लोकार्पण के नाम पर क्या चल रहा है और वो जो झील बनी है उसके नाम पे माफियाओं ने क्या कब्जे कर रखे हैं। मैं सब चीजें मीडिया के साथियों को साथ साथ देता रहूंगा। मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है। अच्छा, एक सवाल और भी था जी। आपकी अखिलेश जी की बाहर से दिख रहा कि नहीं बन रही है, लेकिन अंदर से क्या खुश है, ऐसा मामला क्या? अब मैं आजाद समाज पार्टी का जो मोर्चा है, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने प्रयास किया था कि उनकी मदद लेके या उनकी मदद करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, लेकिन उसके बाद मेरी समझ में आया कि कोई भी आदमी जब आप नए हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं समझता हूं कि 12-17 उनकी सरकार रही, जनता ने इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियां जो है, जो बहुजन विरोधी नीतियां है, जो नौजवान विरोधी नीतियां, मैं उनका विरोध हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की लड़ाई, उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। 25 सीट थी, 25 सीट थी। 25 सीट के लिए मांग कर रहे थे, हाँ। उन्होंने सीट नहीं दिया। तो अब हम पे इतनी सीट है कि वो हमसे चाहे ले ले 2-4 सीट। इनका सवाल ये है, एक बहन सवाल पूछ रही है जी। नहीं, मैं दोबारा उसको ठीक कर देता हूँ। पहली अच्छी बात है कि यहाँ महिला जो पत्रकार है उनकी भागीदारी भी है। आजकल पुरुष प्रधान देश ने इसको नकार दिया है। मैं आपसे बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा और एक अपनी दिल की बात भी अपनी बहन से जरूर कहूंगा। पहली बात, मैंने उनसे कहा कि उनको दलितों का वोट चाहिए। वो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा दलित अधिकारी कर्मचारी के लिए। हमने खून के आंसू रोए, आज वो चुप्पी क्यों थामे हुए? पुरानी पेंशन का बड़ा वो कर रहे हैं, उनकी सरकार में क्यों नहीं दी उन्होंने पुरानी पेंशन? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो चाहते हैं कि दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप ना खड़ी हो। उसका कारण बताता हूं। सोचिए, उनकी सरकार आ जाती है और मैं उसमें हिस्सेदार हूं, तो जब कहीं दलितों पर अत्याचार होगा तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप रह जाएंगे? नहीं। किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति पर अत्याचार होंगे तो राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप हो जाएंगे? नहीं। किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो चंद्रशेखर चुप? नहीं। मैं उस अधिकारी कर्मचारी को भी वहीं खींच के लाऊंगा जहां उसकी सही जगह है, क्योंकि अगर किसी पर अन्याय होगा तो वहां अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो काम करेगा, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यहाँ महिला रात के 10 बजे के बाद नहीं निकल सकती। और मीडिया के लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं। मैं आप सिर्फ जानना चाहता हूं, ये आजाद भारत है। कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं। अगर कोई शोषित वंचित जाति का लड़का अपर कास्ट की महिला से या बेटिया से प्यार कर लेता है तो उसकी हत्या की जाएगी सरेआम यहाँ अनीस कनौजिया की तरह? ये न्याय है क्या? फिर वो अपने जीवन की साथी चुनने का फैसला ले सकता है? ये न्याय है? इसको व्यवस्था कहते हैं। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ, इसलिए मैं कहता हूं कि जाति का विनाश होना चाहिए। भाईचारा तब बनेगा जब हम जातियों से बटे हुए लोग जाति तोड़ के भाईचारा पैदा करेंगे।
अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति, तैयार व्यक्ति भी अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता इस प्रदेश और देश में, तो ये अभी भी सामाजिक न्याय नहीं बना, अभी भी विश्वास भाईचारा नहीं बना है। ये अन्याय है और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। गोरखपुर की जनता की नजरों में योगी दलितों के सबसे सम्मान देने वाले नेता माने जाते हैं। पंटानिया है, मुसारा गांव में आप चले जाएंगे जहाँ पे 100% दलित और पिछड़ा वर्ग है, तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे किसी नेता को लोग जाने नहीं देते हैं। अभी मैं वहाँ भी जाऊंगा। मैं अपनी बात, ये लोकतंत्र है सर। ऐसे तो ऐसा नहीं कि यहाँ ठाकुर उनके विरोध में नहीं है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ ब्राह्मण और जो बनी और काय समाज, यहाँ तो नेता भी कोई थे। मैं आपको फिर बता दूं कि एक गलती की राधा मोहन जी ने, कि वो जब वो ये डूब गया था तो वो बोले, और जब प्रियंका भारती के न्याय की बात थी तो बोले। उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा पता है? उनकी राजनीति खत्म कर दी है उन्होंने, उनको टिकट नहीं होने दिया, उनको मजबूर कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा ही हरिशंकर जी के साथ हुआ है। कोरोना काल में अगर आपको इलाज बेहतर नहीं मिला तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। उस मां ने अपना पति खोया, मैं उनको नमन करता हूं। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या अगर कोरोना काल में बेहतर इलाज मिलता तो क्या हरिशंकर जी आज हमारे बीच नहीं होते? तो मैं हरिनारायण जी, क्या नाम है उनका? उपेंद्र जी, तो इतने लोगों की हत्या की है ना कि मैं नाम ही भूल जा रहा हूं। लेकिन अगर वो आज हमारे बीच होते तो मैं उनको से भी आशीर्वाद लेता। ये लड़ाई न्याय की है और मैं लड़ने वाला, क्योंकि मैं लड़ा हूं पिछले 5 साल। फिर बता रहा हूं, ये जो नेता जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे थे सीट नहीं दी, आप कह रहे थे कि उनके साथ कैसे संबंध है। आपने 5 साल में देखे किसी गरीब की मदद के लिए सड़क पे खड़े होते हुए? या बस इनको वोट ही चाहिए? तो जनता ये तय करेगी उनको कैसा नेता चाहिए। और मैं तो बेटा हूं, मैं तो लड़ने आया हूं, नौजवान हूं। मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं तो भाईचारे की राजनीति करता हूं। और मैं इसको आगे क्या इसके लिए इमरान मसूद साहब पीछे से बैठे आपके लिए चल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अखिलेश जी क्या करेंगे ये उनका निर्णय है। ना मैं उनकी पार्टी में हूं, ना उनकी पार्टी का नेता हूं, ना मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इमरान मसूद से अभी काफी नजदीकियां हैं, इस पर आप कुछ बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे जिले के हैं तो मेरी नजदीकियां। मेरे जिले का हर व्यक्ति, अब मैं गोरखपुर में हूं तो क्या गोरखपुर के व्यक्ति से मेरा प्यार नहीं है? तो राधा मोहन जी से तो मैं मिला भी नहीं, उनके लिए क्यों कह रहा हूं कि उस ऐसे महत्वपूर्ण नेता के? नहीं, मेरी बात यहाँ की जनता से हो रही है और मैं समझ रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तानाशाही अहंकारी नेता को जवाब मिलना चाहिए। जनता देख, सरकार बनने में सहयोग की जरूरत है। 4 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं? और क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आपका पर्चा यहाँ खारिज किया जा सकता है? जिला पंचायत जो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं डर के घर चला जाऊं? किससे डरूं? साधु के भेष में जो गुंडई की भाषा बोलते हैं उनसे डरूं? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, मैंने डरना कभी सीखा नहीं। और मैं डरता हूं गलत करने से, मैं व्यक्ति से नहीं डरता हूं, मैं बुराई से डरता हूं। मैं डरता हूं कि मेरे जरिए किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, दुख ना हो जाए। लेकिन फिर आप याद रखिए, लोकतंत्र है। मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे, एक पत्रकार ने पूछा कि अमिताभ जी ठाकुर जी को उन्होंने भेज दिया था जेल, ये कहते चुनाव लड़ेंगे और आपको जेल भेज देंगे। तो जेल एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है, उसका घर होती है। तो मैं तो देखना चाहता हूं गोरखपुर की जेल में कितनी जगह है, वो भेजे जेल और वो कराए पर्चा कैंसिल। मैं एक वकील भी हूं, पर्चा दाखिल करूंगा, मीडिया के साथियों को बताऊंगा। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे आने के बाद मुख्यमंत्री 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम ले लिया है, तो अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और उनके भाषण जो है ना, वो बौखलाहट के भी नतीजे होंगे, आप देखिएगा। अभी कल कह रहे थे, मैं तो कभी मैंने किसी मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं सुना 80-20 और मैं शिमला बना दूंगा गर्मी में। अब बताइए, आप कोई गुंडे हैं क्या बोल रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं। कितना मजबूत है संगठन? गर्मी की राहत की बात कर रहे थे। किसको? ये वो पत्रकारों के लिए भी करते हैं कभी कभी। प्रदेश के लोगों को गर्मी की राहत। एक सवाल ये था कि मैं समझता हूं कि वो प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिसने प्रकृति को चैलेंज किया, प्रकृति ने उसको बताया कि प्रकृति है। एक सवाल ये था कि अगर सरकार बनाने में आपकी भूमिका रही, आपका संगठन जीत रहा है कहीं से, जी, तो आप किसके साथ जाएंगे? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, किसके साथ? अब मैं समझ रहा हूं कि जो सरकार बनने वाली होगी, भाजपा के अगेंस्ट उसी को समर्थन करेंगे। और ऐसा भी होता है हमारा मोर्चा इतना मजबूत हो कि हमें किसी को समर्थन करना पड़ जाए। आप नकार क्यों रहे नौजवान व्यक्ति? नकार नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप युवा विरोधी हैं? आप तो खुद युवा हैं। जो युवा लड़ सकता है चुनाव, वो युवा जीत नहीं सकता। नहीं, हम इसीलिए कहें, अगर आप जीतते हैं तो आप किसके साथ? अगर ऐसा होगा तो नौजवान लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जाएंगे बीजेपी को रोकने के लिए और प्रयास करेंगे कि ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी हिस्सेदारी है। तो आप सभी लोग बीजेपी के विरोधी रहेंगे क्या? 3 दशक की राजनीति है योगी जी, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, कोई रणनीति तो होगी।
रणनीति यही है कि यहाँ की जनता उनके विरोध में, और हमारे पास संगठन है, उस संगठन के जरिए जो लोग विरोध में हैं उनको और तैयार करना है कि वो अंत। हाँ, मगर संगठन मजबूत है। मैं आया था ना अनिल कोयजा की हत्या के मामले में, यहाँ हजारों लोग तैयार खड़े हैं। तो संगठन है, मजबूत संगठन है, बूथ पे संगठन है। आज मीटिंग भी है। आपने ये एक और चीज कही मुझसे ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या करेंगे। अभी मैंने कहा था, क्योंकि मैं गरीब परिवार से, मैं समझता हूं कि आपके नौजवान होने के नाते आपके सपने हो सकते हैं कि मैं टेक्निकल एजुकेशन लूं, मैं प्रोफेशनल एजुकेशन लूं, लेकिन यहाँ जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, बेचा गया है सरकारी सिस्टम को, उसके बाद एक गरीब लाइन में पीछे खड़े होकर देखता रहता है कि इतने पैसे कहां से लाऊंगा, मेरे पिता घर बेचे हैं, क्या करें। तो इसलिए हमने तय किया कि सभी के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और सबके लिए बेहतर इलाज हो। कोई व्यक्ति अपने पिता को, अपनी माँ को, बहन को, बच्चे को, अपनी पत्नी को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। तो जो 71 साल में नहीं हुआ वो आजाद समाज पार्टी करेगी। चंद्रशेखर, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल था। 2019 में अखिलेश जी बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुए थे। उनका वो अनुभव ऐसा तो नहीं कि इस बार उन्होंने इसीलिए थोड़ा सा फ्रेंडली फाइट कर रहे हो आप लोग? सही कह रहे हैं आप। इसका जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास, आपको अच्छा भी लगेगा। पहले इसी एक सामाजिक गठबंधन हुआ था, 2 सीटों पे चुनाव हुआ था, फूलपुर और गोरखपुर। आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। इसी गोरखपुर में हारते भी देखा मैंने मुख्यमंत्री को। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनता तैयार है, क्योंकि जनता ने कोरोना काल में अपनों को खोया। जनता ने, अभी आज ही मैंने अखबार पढ़ा, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। इतने बेरोजगार और 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे आंदोलन के लोग जो आके ना यहाँ मेरे लिए प्रचार करेंगे, वो पीड़ित हाथरस वाले या उन्नाव वाले हो या गोरखपुर वाले हो, या वो सब मेरे लिए प्रचार करेंगे, तो मुख्यमंत्री को समझ नहीं आएगा। और नहीं करता, मैं फिर कह रहा हूँ, हर गरीब की आवाज बनेगा चंद्रशेखर गोरखपुर में। एक सवाल और लास्ट जी। मुलायम सिंह और काशीराम ने मिलकर जब चुनाव लड़ते थे तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहा जी। उन्होंने 2 बार ऊपर सरकार भी बनाई मिलकर जी। अखिलेश भी कई प्रयोग कर रहे हैं। एक मित्र, छोटे भाई के नाते आपको सलाह देंगे कि उनका प्रयोग बार बार विफल क्यों हो रहा है? उनके आसपास जो मंडली है ना वो अच्छी नहीं, वो उनको गुमराह करती है। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आए, इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव जी होंगे। आप मेहनत करिए। देखिए, आपकी जो जन्मभूमि है वो सहारनपुर है और कर्मभूमि आप गोरखपुर बना रहे हैं, तो पूर्व से बाहर हो जाइए, यहीं बने रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।